सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एक्स्ट्रा वीडियो पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करूंगा, उसी क्रम में यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ रात में टेक्निकल इशू होने के कारण हम आप तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन इसीलिए जब आप आंख खोल रहे हैं, जब आपने पढ़ना चालू किया है, तो ये वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो में दो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। पहला है ईरान में नई मुद्रा से संबंधित, और दूसरा जो टॉपिक है वह है उत्तर प्रदेश में श्रम कानून में जो परिवर्तन किया गया है इससे संबंधित। आइए दोनों टॉपिक को एक कर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए ईरान की थोड़ी सी लोकेशन। ईरान की लोकेशन अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके एक तरफ आपको एक शहर लिखा दिखाई देगा, तेहरान, जो इसकी राजधानी है। वहीं अगर देशों को देखें तो आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, इराक लिखा दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार का एक मैप और देख लीजिए, और ये देखिए पीले कलर में आपको ईरान दिखाई दे रहा है, और इसके उत्तर में देखिए कैस्पियन सागर लिखा दिखाई देगा, और अगर दक्षिण में देखेंगे तो गल्फ ऑफ पर्सिया लिखा दिखाई देगा। कुल मिलाकर दक्षिण पश्चिम एशिया का यह देश काफी पॉपुलर रहा है। सन 1935 तक इसे हम फारस के नाम से जानते रहे हैं, और वर्तमान समय में हम इसको ईरान के नाम से जानते हैं। इसके उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, उत्तर में कैस्पियन सागर और अजरबैजान क्षेत्र, दक्षिण में फारस की खाड़ी, पश्चिम में इराक और तुर्की, और पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। यह जो देश है लंबे समय से अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है, और इन चुनौतियों का जो संबंध है वह पश्चिमी ताकतों से है, अर्थात वह देश जो पश्चिम में है और जिनके पास अर्थव्यवस्था के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं में जिनका प्रभुत्व है, और उसी के कारण यह जो देश है अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है, और इसमें कुछ भूमिका इस देश की भी है। दरअसल ईरान पर यह आरोप लगता रहा है कि यह परमाणु हथियार बना रहा है, और उसी के कारण जुलाई 2015 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के सदस्य देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा ब्रिटेन और जर्मनी देखिए, एक जर्मनी इसका आपका सदस्य नहीं है। इसी के कारण जब जर्मनी इसमें शामिल हुआ तो इसको नाम दिया जाता है 5+1। 5+1 का मतलब क्या है? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा ब्रिटेन और जर्मनी ने मिलकर ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया। समझौता यह हुआ कि ईरान किसी भी परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेगा, या जो अपना वह न्यूक्लियर एक्टिविटी है वह उसको रोक देगा। वर्ष 2018 में इसमें परिवर्तन आता है और अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया, और बाहर होकर इसने कहा कि ईरान यह जो समझौता 2015 में हुआ था इसका पालन नहीं कर रहा। चूंकि जब यह 5+1 देशों ने इसके साथ ईरान के साथ समझौता किया था, उससे पहले भी कई प्रकार के प्रतिबंध ईरान पर लगाए गए थे जिससे यह अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटी को रोक दे। और वहीं जब 2015 से लेकर 2018 का बीच का समय था, ईरान जैसे ही संभल पाता फिर उसी तरह से वर्ष 2018 में अमेरिका इससे अलग हो गया, और फिर से ईरान पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। अब जब अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए तो इससे इस देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने लगी या कमजोर होने लगी। ठीक उसी तरह से जैसे आप अपने देश में देखते हैं, आप अपने देश में क्या देखते हैं कि जैसे जैसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, या हम भारत के संदर्भ में ही बात करें, अगर भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगती है तो यहां की मुद्रा भी कमजोर पड़ने लगती है। जैसे कि आप देखते हैं $1 के सापेक्ष रुपए का जो मूल्य है वह कई बार 75 को क्रॉस कर जाता है। लेकिन जब हमारी अर्थव्यवस्था अच्छा कार्य कर रही होती है, इसमें प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होता
होता है और साथ ही साथ विदेश से जब डॉलर ज्यादा आ रहा होता है, अर्थात भारत में जब निवेश ज्यादा हो रहा होता है जिससे डॉलर आए, विदेशी मुद्रा आए, तब क्या होता है, डॉलर के सापेक्ष रुपया मजबूत होता है। कुल मिलाकर जब किसी देश में विदेशी मुद्रा, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर जब आता है तो उससे क्या होता है, डॉलर की आपूर्ति उस देश में ज्यादा होती है और डॉलर के सापेक्ष उस देश की जो मुद्रा है वह मजबूत होती है। लेकिन जब किसी देश में डॉलर का अनुपात कम होने लगता है तो एक एक डॉलर प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने देश की अधिक मुद्रा देनी पड़ती है और इसके वजह से उस देश की मुद्रा कमजोर पड़ने लगती है। इसको एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए हम बात करते हैं भारत देश की, और भारत देश में मान लीजिए इस समय 100 अमेरिकन डॉलर है। सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं ऐसा बता रहा हूं, ऐसा मत कहिए कि भारत के पास इतना ही है। मान लीजिए भारत के पास एक साल में जो है कि 100 अमेरिकी डॉलर आते हैं, अगले साल केवल 10 अमेरिकी डॉलर आए तो क्या अंतर होगा? अंतर यह होगा कि जब 100 डॉलर आते थे उसी के हिसाब से हमारी मुद्रा जो है कि उससे क्रय विक्रय होता था, अर्थात हम कुछ रुपया देते थे, $1 हम ले लेते थे। लेकिन अब जो है कि इस साल जब 10 डॉलर ही सिर्फ आया है तो $90 की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो अब सभी लोग क्या करेंगे कि $1 प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक रुपया देंगे। तो अधिक से अधिक रुपया जब डॉलर के सापेक्ष हमें देना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा रुपया कमजोर हो जा रहा है। ठीक इसी तरह से ईरान में हो रहा था। ईरान में भी क्या हो रहा था कि यहां पर 1932 से ईरान की एक करेंसी थी जो यूज अभी तक हो रही थी, जिसका नाम था रियाल, और यह करेंसी लंबे समय से कमजोर होती चली जा रही थी क्योंकि यहां पर डॉलर की कमी थी। तो साथ ही साथ महंगाई देश के अंदर काफी बढ़ गई थी। और महंगाई क्यों बढ़ती है? जब किसी रुपए की खरीदने की क्षमता क्या हो जाती, कम हो जाती। जैसे मैं आपसे कहूं अभी आपके पास 100 रुपए है और 100 रुपए लेकर आप सब्जी खरीदने जाइए तो आपको हो सकता है कुछ सब्जी मिल जाए, लेकिन सोचिए जब आपके रुपए का मूल्य ही कम हो जाए तो हो सकता है 100 रुपए आप लेकर जाएं और आपको 1 केजी आलू भी ना मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि महंगाई बढ़ गई तो आपके रुपए की खरीदने की क्षमता क्या हो गई है, कम हो गई है। यह कई कारणों से होती, हम उस पर नहीं जाएंगे, मैं अलग ही आपको ये वीडियो बता चुका हूं। रुपए का अवमूल्यन आप वीडियो मेरा देख सकते हैं, उसमें मैंने कई एग्जांपल से इसको प्रूव करने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर यहां की करेंसी लंबे समय से कमजोर होती जा रही थी और इसके खरीदने की क्षमता कम हो रही थी। महंगाई चरम पर थी और इतनी चरम पर कि अगर बीते 40 साल में ईरान में हम देखें तो यहां पर सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 40 साल में 4 बार ऐसा हुआ है जब महंगाई का स्तर दहाई के आंकड़े से कम रहा हो, अर्थात डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आया हो। यह सिर्फ और सिर्फ 4 बार हुआ है। इससे यह पता चलता है कि यहां का जो रियाल मुद्रा थी इस पर क्या था, जो है कि इसका जो मूल्य था वो काफी कमजोर होते चला जा रहा था। उसमें एक प्रमुख कारण वह था विदेशी मुद्रा का ना आना या कम आना और उसका जो है डॉलर के सापेक्ष कम पड़ते चले जाना। धीरे धीरे यहां का रुपया जो है कि कमजोर पड़ता चला जा रहा था। और जब वर्ष 2018 में ईरान पर यूएसए ने प्रतिबंध लगाया, अन्य देशों से भी प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया, अमेरिका ने यहां तक कह दिया कि जो देश ईरान से व्यापार करेंगे उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो उसके बाद से क्या हुआ, इसकी मुद्रा काफी कमजोर पड़ने लगी और इसका जो रूप है और वह और भयावह होता गया। अर्थात यह देखते देखते यहां का जो रियाल मुद्रा थी $1 जो है कि मुकाबले यह लाखों जो है कि रियाल तक पहुंच गई। रियाल क्या है, यहां की मुद्रा। हालांकि यह जो 1 लाख में रियाल बता रहा हूं, यह जो है कि जो डॉलर एक्सचेंज होते हैं जहां पर विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री होती है उसकी वेबसाइट के हिसाब से बता रहा हूं। सरकार जो मानती है ईरान की वह $1 के बराबर 41,000 जो है कि रियाल मानती है। लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो अगर हम 1 लाख जो है कि रियाल मान लें या 41,000 माने तब भी क्या है, $1 के मुकाबले रियाल काफी कमजोर मुद्रा हो रही थी।
जब भी किसी देश की मुद्रा कमजोर होती है तो उससे कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं, वैश्विक छवि भी क्या होती है, प्रभावित होती है। जैसे भारत के संदर्भ में हमने देखा है कि जब भी रुपया कमजोर होता है तो यहां पर कई प्रकार की राजनीतिक चीजें आने लगती हैं। ठीक यहां पर भी हो रहा था। इसीलिए वर्ष 2008 से ही रियाल में 4 जीरो हटाने की बात की जा रही थी। प्रश्न आएगा ये 4 जीरो हटाने का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी मैं इसको बताऊंगा। वर्तमान समय में जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से यहां की जो मुद्रा है और वह और कमजोर पड़ गई, क्योंकि पहले से प्रतिबंध थे। अब लॉकडाउन पूरे विश्व में हो चुका है तो यह पूरी तरह से इसकी जो मुद्रा है वह नीचे चलती चली जा रही। इसलिए अब यहां पर यह निर्णय लिया गया कि रियाल से 4 जीरो हटा दिया जाएगा। और यह जो रियाल से 4 जीरो हटाया जाएगा, इसके साथ एक और कहा गया कि अब यहां पर एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस की जाएगी जिसका नाम होगा तोमन। कहीं पर यह तोमन भी प्रोनाउंस किया जा रहा है, लेकिन इसका जो शुद्ध प्रोनाउंस है वह तोमन ही है। अर्थात अब कहा जा रहा है कि जो रियाल से 4 जीरो हटा दिया गया है और अब नई करेंसी जो इंट्रोड्यूस की गई है इसका नाम है तोमन। अब प्रश्न आएगा कि आखिर ये 4 जीरो हटाने का क्या मतलब है। संसद ने अब यह फैसला किया है कि 10,000 रियाल को अब एक तोमन गिना जाएगा। देखिए मैंने कहा था 4 जीरो, तो 10,000 में कितने जीरो हैं, 4। अर्थात अब इसमें क्या किया जा रहा है कि जो ये तोमन है जो कि अब यहाँ की मुद्रा होगी उसको किसके बराबर मान लिया गया है कि किसी व्यक्ति के पास अगर 10,000 रियाल है तो उसका मतलब है उसके पास एक तोमन है। अर्थात जो ईरान की अब करेंसी है वह बराबर है कितने के, 10,000 रियाल के। और 10,000 में कितने जीरो हैं, 4 जीरो। इसीलिए कहा जा रहा था कि लंबे समय से यहां मांग चल रही थी कि क्या किया जाएगा कि यह 4 जीरो हटा दिया जाएगा। अर्थात 10,000 रियाल को किसी एक यूनिट के बराबर किया जाएगा और वही यहां पर क्या किया गया, फैसला किया गया। लेकिन यहां पे एक चीज और ध्यान देना है कि तोमन ऐसा नहीं है कि पहली बार यह इंट्रोड्यूस किया गया नाम है। तोमन दरअसल इसका ईरान में पहले से प्रयोग होता आया है और यह जो पहले प्रयोग होता था दरअसल 10 रियाल को यहां पर एक तोमन कहा जाता था पहले। अब यह तोमन शब्द वहां पे यूज होता था, कोई नया शब्द नहीं है। और अगर यह देखे जाए तो 10 रियाल को एक तोमन कहा जाता था, लेकिन अब इसकी कीमत कितनी होगी, वह होगी 10,000 रियाल के बराबर एक तोमन की कीमत हो गई है। अर्थात यह जो 4 जीरो हटाने की बात की जा रही थी वह हटा दिया गया है। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि अब 1,000 रियाल के 10,000 रियाल के बराबर क्या है, एक तोमन हो गया है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो यहाँ की मुद्रा है तोमन, यह जब 1932 में रियाल को राष्ट्रीय मुद्रा अर्थात नेशनल करेंसी घोषित किया गया था, उससे पहले भी जो यहाँ की करेंसी जिस नाम से जानी जाती थी उसका भी नाम क्या था, यही तोमन था। और दरअसल इसमें अगर आप इसका थोड़ा सा और बैकग्राउंड जाएं तो यहाँ पर एक कजर राजवंश था और पहलवी राजवंश द्वारा भी तोमन को ही राष्ट्रीय मुद्रा माना जाता रहा है। अर्थात जो नेशनल करेंसी पहले भी यूज होती रही है तोमन है। तो दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ईरान ने अपना जो प्राचीन मुद्रा का नाम है उसी को री इंट्रोड्यूस कर दिया है और कहा है कि 10,000 रियाल अब कितने के बराबर है, एक तोमन के बराबर है। ऐसा करने से वहां के सेंट्रल बैंक का मानना है इससे क्या होगा, देश के आर्थिक हालात में सुधार आएगा। हालात में सुधार कैसे आएगा कि अब क्या होगा, किसी व्यक्ति के पास अगर 10 जो है कि क्या है तोमन है तो इसका मतलब वह उसके पास ठीक ठाक पैसा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यह जो तोमन यह मुद्रा जो लाया गया है इसका महत्व तब तक ज्यादा नहीं हो पाएगा या इसका जो ग्लोबल इंपैक्ट है तब तक अच्छा नहीं हो पाएगा जब तक क्या हो, विदेशी मुद्रा के साथ इसका एक्सचेंज फिक्स
ना हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ रिपोर्ट्स यह बता रही हैं कि एक यूएसए डॉलर खरीदने के लिए 1 लाख तक आपको रियाल देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अभी भी कहीं ना कहीं एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए अगर हम रियाल को हम तोमन में कन्वर्ट करें तो लगभग 10 तोमन देना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में यह विश्व पर निर्भर करेगा कि वो तोमन को किस रूप में, करेंसी के रूप में एक्सेप्ट करता है। अगर तोमन और यूएस डॉलर या यूरो या अन्य विदेशी मुद्राओं का एक्सचेंज ज्यादा होगा तभी यह जो नाम में परिवर्तन किया गया है तभी इसका फायदा मिल पाएगा। इसलिए कई समीक्षक यह कह रहे हैं कि सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। जब तक ईरान की इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं करेगी, व्यापार बहुत ज्यादा नहीं होगा, बाहर से यूएस डॉलर नहीं आएगा, तब तक इसकी मुद्रा का जो प्रभाव है वो कमजोर बना रहेगा। खैर, ये आगे की चीजें हैं, देखना होगा कि ईरान इसके साथ साथ और क्या करता है। ईरान के द्वारा एक विधेयक पास करके संसद द्वारा इसको अनुमति दे दी गई है। अब वहां के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं अयातुल्ला खामनेई, उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी के समक्ष इसको पेश किया जाएगा और उनकी अनुमति मिलते ही यह जो पूरा संसद ने प्रस्ताव लाया है, संसद में कहा है कि नई मुद्रा तोमन होगी, वह क्या हो जाएगी, वैलिड रूप में चलने लगेगी। तो कुल मिलाकर यह जो मुद्रा है तोमन, इसका विषय में हमने जिक्र किया। लेकिन यहां पर एक देश और हमको डिस्कस करना है जिसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला में भी वहां की जो करेंसी है वो भी इसी प्रकार की क्राइसिस से गुजर रही। अगर ईरान से तुलना करें वेनेजुएला का, तो वेनेजुएला की जो करेंसी है वह तो और ज्यादा कमजोर है। इसलिए ग्लोबल रूप में कई संस्थाएं यह कह रही हैं कि जिस चुनौती का सामना ईरान कर रहा है उससे बड़ी चुनौती का सामना वेनेजुएला कर रहा है। और आईएमएफ जैसी संस्थाओं का मानना है कि इस पर पूरे विश्व को ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि आपको पता है कि वेनेजुएला की जो करेंसी है वह भी क्या हो रही है, वहां पर भी कमजोर पड़ती जा रही है। और कमजोर पड़ने का मतलब है कि उसकी मुद्रा की खरीदने की क्षमता कम होती चली जा रही है और इसके वजह से वहां पर महंगाई आसमान छू रही है। आईएमएफ का अनुमान है, किसी ऐसे संस्था का नहीं, उसका मानना है कि यहां पर वेनेजुएला में इस साल के अंत तक महंगाई लगभग 10 लाख फीसद तक पहुंच जाएगी। सोचिए, कल्पना करिए कि आज आप 5 रुपए में कुछ खरीद पा रहे हैं और फिर आपको 5 लाख रुपए देने पड़े, ऐसी तुलना यहां पर की जा रही है। और अगर यह कहा जा रहा है कि आईएमएफ यह कह रहा है कि वेनेजुएला ने अगर अपनी करेंसी को रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया या उसने कोई नई नीति नहीं अपनाई तो यह आधुनिक इतिहास में ऐसी पहली बार होगा कि जब यहां पर महंगाई, किसी भी देश में महंगाई की जो दर है वह 10 लाख फीसद अर्थात 10 लाख परसेंटेज क्या हो चुकी हो, बढ़ चुकी हो। यहां की जो मुद्रा है वेनेजुएला की वो है बोलियर है और यहां पर प्रति माह अगर कोई व्यक्ति 8 लाख बोलियर्स जो है कि कमाता है तब भी वह व्यक्ति गरीब है, क्योंकि 8 लाख बोलियर्स की जो कीमत है उसकी जो अगर संयुक्त राज्य की मुद्रा, अमेरिका की मुद्रा यूएस डॉलर से कंपेयर करें तो 10 लाख जो बोलियर्स है वह 8 यूएस डॉलर के ही सिर्फ बराबर है। आप समझ सकते हैं 1 लाख जो है कि वेनेजुएला की मुद्रा देने पर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का $1 मिल रहा है। तो इसी तरह से ईरान पर भी यह कहा जा रहा है कि ईरान को भी वेनेजुएला से सीख लेना चाहिए। और जिस तरह से वेनेजुएला सिर्फ करेंसी में परिवर्तन करके अपने नियम, अपनी महंगाई को रोकने का प्रयास कर रहा था या अपनी करेंसी को गिरते हुए संभालने का प्रयास कर रहा था, सिर्फ इतने करने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमी के क्षेत्र में भी ध्यान देने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो है उत्तर प्रदेश में श्रम कानून में परिवर्तन। आपको पता है कोरोना वायरस का जो सर्वाधिक घातक प्रभाव जिस वर्ग पर पड़ा है वह है मजदूर वर्ग। आज भी मजदूर वर्ग अनेक संघर्षों का सामना कर रहा है और बड़ी संख्या में मजदूर औद्योगिक संपन्न राज्यों से अर्थात जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, वहां से अपने गृह राज्य अर्थात यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में आ रहे हैं। इसके वजह से
क्या हो रहा है, दो तरह की चुनौतियां आ रही। एक तो जहां पर मजदूर काम कर रहे थे, जब वहां से छोड़कर आ रहे हैं तो वहां मजदूरों की कमी क्रिएट हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश राज्यों में मजदूरों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी समय उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से लगभग 38 जो है कि श्रम कानूनों में अर्थात लेबर लॉ में परिवर्तन कर दिया है, जिसको लेकर एक नई तरह की बहस प्रारंभ हो गई है। परिवर्तन यह किया गया है कि आगामी 3 वर्षों के लिए सभी व्यवसायों और उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट दी गई है। अर्थात छूट देने का मतलब यह है कि जो श्रम कानून, जो 38 श्रम कानून थे, अब वह आने वाले 3 वर्षों के लिए वह उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे या उनको शिथिल कर दिया गया है। और ऐसा इस वजह से किया गया है क्योंकि उत्पादन कार्य कोरोना वायरस की वजह से रुक गया है और आने वाले समय में उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि औद्योगिक सेक्टर जो है कि अच्छा कार्य करे, और तभी कर पाएगा, यह राज्य सरकार का कहना है। जबकि औद्योगिक सेक्टर को क्या होगा, कोई दखल नहीं देगा, किसी प्रकार का कानून रोकेगा नहीं। और राज्य यह भी मानता है कि जब हम श्रम कानूनों में परिवर्तन कर देंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ श्रम कानून सही रहेंगे या जो कि ऐसे नहीं रहेंगे जिससे कंपनियां हतोत्साहित होती थीं, अर्थात कंपनियों के अनुसार जब श्रम कानून रहेंगे तो निवेश प्रोत्साहित होगा और इससे क्या होगा, यहां पर विकास ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और यहां पे औद्योगिक जो यहां का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वह सुधर पाएगा। तो क्या क्या किया गया है, औद्योगिक विवाद, कार्यस्थल पर सुरक्षा, कर्मचारियों की सेहत एवं कार्य करने के हालात अर्थात कंडीशन कैसी है, ट्रेड यूनियन बनाना, कॉन्ट्रैक्ट मजदूर और प्रवासी मजदूर आदि जैसे कानूनों को 3 साल के लिए निष्प्रभावी कर दिया गया है। अर्थात कोई औद्योगिक विवाद जो पहले एक श्रम वर्ग लेकर किसी कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाता था, अब वह नहीं जाएगा। कार्यस्थल पर सुरक्षा कि मतलब जब आप मजदूरों को रखते थे तो उनके लिए कुछ फैसिलिटी आपको बनानी पड़ती थी, क्या क्या आपको कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता, वह नहीं करना होगा। साथ ही साथ कर्मचारियों की सेहत अर्थात उनके लिए आपको न्यूनतम मानकों का साफ सफाई से लेकर उठने बैठने तक की जो व्यवस्थाएं होती हैं, ट्रेड यूनियन का जो निर्माण होता है, मजदूर जो संगठन बनते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट मजदूर होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति से जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट किस हालात में कब जो है कि कैंसिल किया जा सकता है, ऐसे कानूनों को 3 साल के लिए निष्प्रभावी कर दिया गया। लेकिन राज्य में भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम और साथ ही साथ मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 5 लागू रहेंगे। अर्थात यह जो कानून आपकी स्क्रीन पर अब लिखे दिखाई दे रहे हैं, यह सिर्फ इफेक्टिव रहेंगे, बाकी जो 38 कानून थे वह 3 साल के लिए ठंडे बस्ते में चले गए। यह भी कहा गया है कि जो 5 कानून आपको लिखे दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा बच्चों और महिलाओं से संबंधित जो प्रावधान है वह भी जो है कि बने रहेंगे, अर्थात जो है कि प्रभावी रहेंगे। अब यह जो पूरा परिवर्तन किया गया है, यह एक अध्यादेश के द्वारा किया गया है और यह कहा गया है कि इससे क्या होगा, आने वाले समय में जो उद्योग लगेंगे उनको भी इसका लाभ मिलेगा और जो पहले से जो कारखाने लगे हैं उनको भी ये जो श्रम कानून में छूट दिया गया है, इससे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। अध्यादेश को राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया है और हो सकता है इसको राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भी भेजा जाए। जैसा कि मैंने बताया, राज्य का मानना यह है इससे क्या होगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, राजस्व को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व जब ज्यादा आएगा तो राज्य क्या करेगा, सामाजिक कल्याण पर खर्च कर सकेगा। लेकिन यहीं पर कुछ और भी इसके काउंटर में तर्क दिए जाते हैं। अभी मैं बताता हूं क्या दिए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले समझिए कि जो कि श्रम जो कानून है ये समवर्ती सूची में शामिल होते हैं। ये समवर्ती सूची से तात्पर्य उस सूची से होता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो इन्होंने जो 38 कानूनों को 3 साल के लिए शिथिल किया है, इसमें जो कानून केंद्र सरकार के होंगे तो इसके लिए केंद्र सरकार को इनको अनुमति लेनी होगी। आलोचकों का यह मानना है कि इससे न सिर्फ जो है कि जो कंपनी के लोग हैं उनको
खुली छूट मिल गई है कि वह क्या करें, मजदूरों के मानवाधिकार और उनके विधिक अधिकारों का उल्लंघन करें, बल्कि यह भी हो गया है कि अब हर राज्य इसी प्रकार जो लेबर लॉ है उसको शिथिल करेगा और मजदूरों का शोषण प्रारंभ होगा। कई समीक्षक तो यहां तक कह रहे हैं कि राज्य अगर इस कानून को इफेक्टिव करता है तो यह जो है कि श्रम कानून के नजरिए से यह राज्य जो है कि 100 साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि मालिकों और जो अनुबंधक होते हैं अर्थात जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो मजदूरों को हायर करते हैं, यह क्या करेंगे, यह मजदूरों को कम मजदूरी पर कार्य करने के लिए विवश करेंगे। कोई मजदूरी अगर नहीं करना चाहेगा तो उसको तुरंत हटा दिया जाएगा, ना कोई नोटिस होगा और ना ही कोई नोटिस पीरियड होगा और ना ही कोई कारण बताना होगा। तो कई प्रकार की चुनौतियां इससे उभर सकती हैं। जो श्रमिक ट्रेड यूनियन है उनका यह मानना है कि इससे क्या होगा, श्रमिक वर्ग की जो गुलामी की स्थिति है वह जो है कि उस तरफ से ये जो कंपनियां बढ़ जाएंगी और कहीं ना कहीं उनका यह मानना है कि इससे श्रमिक वर्ग का क्या होगा, शोषण होगा। अब देखिए, आप प्रश्न करेंगे आखिर क्या होना चाहिए, तो मैं ये विवाद आपके ऊपर छोड़ता हूं। दरअसल एक चीज समझिए, कोई भी जो देश होता है उसके सामने दो चुनौतियां होती हैं, एक होता है आर्थिक विकास, दूसरा होता है सामाजिक विकास। जब तक ध्यान दीजिएगा हम इन दोनों में संतुलन नहीं बना लेते हैं तब तक जो है कि इस संतुलन को अगर हम नहीं बनाए तब तक कोई भी राज्य जो है कि अच्छा विकास नहीं कर सकता, असमानता को खत्म नहीं कर सकता। कोरोना वायरस में हमने देखा कि कैसे एक सामाजिक गैप क्रिएट हुआ है गरीब का और जो है कि संपन्न व्यक्ति का। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, जो मूल अधिकार के नियम थे और साथ ही साथ जो मानवाधिकार के नियमों के अगेंस्ट में इसको बनाया गया। हालांकि आने वाले समय में देखना होगा कि राज्य सरकार कैसे इसको इंप्लीमेंट करती है, अर्थात उसका स्वरूप क्या होता है। स्टूडेंट, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।